गुड मॉर्निंग कॉमिक्स फैंस। इंडियन कॉमिक्स गॉड आपका अपने चैनल में स्वागत करता है। दोस्तों, लाश बचाओ एंथोनी सीरीज का लाशखोर सीरीज का दूसरा पार्ट है। लाशखोर का वॉइस ओवर मैंने चैनल में दे रखा है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे दिया है, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। लाश बचाओ। संसार ये भी है जहाँ जीवित इंसान बसते हैं। संसार ये भी है जहाँ मुर्दे वास करते हैं। यहाँ भी लोग अपने पहचान के लिए नेम प्लेटें लगाते हैं, PR शर्मा, और नाम पट यहाँ भी लगते हैं, P जोहान। जनसंख्या की समस्या यहाँ भी है और यहाँ भी। दूसरे कब्रिस्तान जाना पड़ेगा, यहाँ तो बिल्कुल जगह खाली नहीं है। वहाँ कौन सी जगह खाली होगी, वहाँ भी यही हाल है। जुर्म यहाँ भी होते हैं और यहाँ भी। यहाँ जुर्म होने पर मदद को पुलिस आती है और यहाँ यहाँ आता है एंथोनी गोंजाल्विस, लाशखोर के खूनी पंजों से एक मुर्दा जिस्म की रक्षा के लिए। लाशें मेरा आहार है और जो इन्हें मुझसे छीनेगा उसे मैं अपने पैने नाखूनों का शिकार बना दूंगी। लाशें उसका आहार कैसे बन गई, जिसके बारे में जानने के लिए बेचैन हो उठा एंथोनी, मगर लाशखोर कुछ भी सुनने को तैयार ना हुई और चीर फाड़ डाली उसने एंथोनी की चमड़ी। यहाँ तक आपने पढ़ा पूर्व कॉमिक्स लाशखोर में। अब आगे क्या होता है यह प्रस्तुत कॉमिक्स में पढ़ें। उसके जिस्म से लटकती चमड़ी को अपने हल्क तक घसीट ले जाने को बेचैन हो उठी थी अब लाशखोर। मुझे इससे अपनी चमड़ी को बचाना होगा, लेकिन अगर मैंने अपने शरीर को झटका देकर इसके नुकीले दांतों में फंसी अपनी चमड़ी को छुड़ाने की चेष्टा की तो चमड़ी को हड्डियों से अलग होने से नहीं रोक सकूंगा। अब मुझे प्रयोग करना होगा नरक की उस ठंडी आग का, जिसका प्रयोग मैं प्रतिशोध चिन्ह बनाने में किया करता हूँ। प्रतिशोध चिन्ह। एंथोनी अपने प्रत्येक शिकार के चारों ओर ठंडी आग से जो कौवे की आकृति बनाता है। भीषण सर्दी में एक बार जिस्म को कपकपी छूट जाए तो वो आसानी से खत्म नहीं होती। ऐसे ही है मेरी ठंडी आग की शक्ति, जो जिंदा इंसानों को छू ले तो उसकी आत्मा तक को जकड़कर उसके पूरे वजूद को थरथरा डालती है। एंथोनी के झन्नादेदार झापड़ ने लाशखोर को जमीन सूंघने पर मजबूर कर दिया। कोई जानवर अगर किसी मुर्दे को खाता है तो उसका मकसद केवल अपने पेट की आग शांत करना होता है। तो इंसान होकर इंसानी मुर्दे क्यों खा रही है? बता मुझे लाशखोर, तड़ाक बता। बता, क्योंकि मुर्दे खाकर तू उन लोगों की भावनाओं से खेलने का गुनाह कर रही है जो अपनी श्रद्धा के फूल चढ़ाने कब्र पर आते हैं। बता मुझे, और याद रख, इस मुर्दे के सीने में दिल नहीं है जो तुझ पर रहम खाएगा। इसी पल हवा में सरसराई वह सिलिकॉन रोप आंधी की तरह सरसराती ये कौन आई? ये तो काली विधवा है। पुरुष पुरुष समाज से अकेली टक्कर लेती काली विधवा, जिसे मर्दों से बेपनाह नफरत है क्योंकि उसे मर्दों से मिला है सिर्फ जहर, बेवफाई का जहर। काली विधवा जिसके आने से हवाएं थम जाती हैं और हवाओं का थमना ही तो तूफानों के आगमन की भी सूचना होती है। अपने मजबूत इरादों के शस्त्र लिए मर्दों से वह टक्कर ले रही है, लेकिन क्या इस बार एक मुर्दे का भी सामना कर पाएगी वह? पल भर को उसको देखकर उसकी आंखें भी खुली की खुली रह गई थी। इसकी चमड़ी जिस्म से लटक रही है और एक बूंद खून नहीं बह रहा। उफ, यह मर्द है या मुर्दा? एक अज्ञात भय की लहर उसके जिस्म में सनसनाती मचाती चली गई, पर अब तो वो मैदान में आ ही चुकी थी। क्या कह रहे थे तुम कि इस मुर्दे के सीने में दिल नहीं है जो तुझ पर रहम खाएगा? भट्ठी सी सुलग रही थी उन आंखों में। सच कह रहे थे तुम। मर्द मुर्दे ही होते हैं क्योंकि उनके अंदर की आत्मा भी मृत होती है। तड़ाक! होता भी है तो उनके सीने में पत्थर, और पत्थर किसी पर रहम खा भी नहीं सकते। उफ, कौन है ये जिसने बिना किसी चेतावनी के बिजली की तरह आकर मुझ पर हमला कर दिया है? इस हमले के कारण लाशखोर भाग रही है, लेकिन इससे पहले मैं इसे ही रोकता हूँ। तड़ाक! क्योंकि शब्दों के बारूद से भरी गोलियां चलाती वो बंदूक मेरा पीछा अभी नहीं छोड़ेगी। इस बार एंथोनी के शक्तिशाली झापड़ से चकरा गया लाशखोर का मस्तिष्क। शब्दों के बारूद से भरी गोलियां चलाती तो बंदूक सचमुच एंथोनी का पीछा नहीं छोड़ती लग रही थी। नारी पर अत्याचार करने वाले हाथों को काट कर फेंक देती हूं मैं, और तुम मेरे सामने ही ये गुनाह किए चले जा रहे हो। इस बार एंथोनी कठोर आवाज में गरज उठा। मैं अत्याचार करने वालों के सिर्फ हाथ ही नहीं काटता, उनके हल्क में हाथ डालकर उनकी सांसें भी छीन लेता हूं। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, मगर ये अच्छी तरह जानता हूं।
कि नारी होने के बावजूद ये क्या है। ये लाशखोर है, मुर्दे खाती है, दरिंदगी की इंतहा कर रही है ये, और मैं इसे ऐसा करने से रोकूंगा। ये भले ही मुर्दे खाती हो या किसी का खून पीती हो, मगर ये नारी है। एक पुरुष को नारी पर अत्याचार करने की इजाज़त काली विधवा का कानून हरगिज़ नहीं देता, और अगर तुम ऐसा कुछ करोगे तो तुम्हें काली विधवा के कहर से होकर गुजरना होगा। ओह, तो विधवा हो तुम, जानकर अफसोस हुआ। तुम्हें अपना कानून निभाना चाहिए, लेकिन लाशखोर पर मैं अत्याचार नहीं कर रहा। ये बात समझना भी तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। उसी पल चौंक पड़ा एंथोनी। अरे, लाशखोर कहाँ गई? अवसर का लाभ उठाकर भाग गई वो। अब वो फिर कोई कब्र खोदेगी, फिर खींच ले जाएगी एक मुर्दा, फिर उधेड़ेगी उसका जिस्म और छीन लेगी किसी से उसकी आखिरी निशानी को श्रद्धांजलि देने का हक। नहीं, 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 मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगा। मैं उसे रोकूंगा, और इस बार तुम भी नहीं मुझे रोक पाओगी काली विधवा। यहाँ मेरा काम खत्म हुआ, मैं चली। पुरुष जहाँ इतना अपराध करते हैं, वहाँ एक औरत ने अपराध करके कौन सा गुनाह कर दिया जिसे ये मुर्दा रोकना चाहता है? नारी पर पुरुष अत्याचार को तो मैं जरूर रोकूंगी। मुर्दा ही निकलना था तो क्या हुआ, मर्द का ही निकलना था, औरत का क्यों नहीं निकला? उधर इंस्पेक्टर इतिहास को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल चुकी थी और वेनू ही उसे लेकर घर आई थी। वेनू, शाम घिर रही है, अब तुम्हें घर जाना चाहिए। मैं कल फिर आऊंगी इतिहास, अपना ध्यान रखना। वेनू चली गई। कुछ देर पूर्व जो कमरा उसकी खनकदार आवाज से गूंज रहा था, अब प्रिंस के कर्कश स्वरों से करकसा उठा। काऊ काऊ, काऊ काऊ। प्रिंस, तू यहाँ? गूंज उठा वह स्वर भी। सिर्फ प्रिंस ही नहीं आया है इतिहास, एंथोनी भी आया है। एंथोनी! उछल पड़ा था इतिहास उसकी हालत देखकर। तुम्हारी ये हालत कैसे हुई एंथोनी? एंथोनी उसे बताता चला गया। और तब अब सवाल ये है कि मेरे जिस्म की इस चीरी हुई खाल को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तुम कोई और जिस्म भी तो ले सकते हो एंथोनी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये ही वो जिस्म है जो मुझे उन शक्लों के रूप में नजर आता है जिनके कारण मेरी हंसती खेलती दुनिया उजड़ गई थी। मुझे हूबहू वही जिस्म चाहिए इतिहास, जिसे मैंने मरते समय छोड़ा था। ये जिस्म मेरी प्रेरणा है इतिहास, मेरी जुनून, मेरा शक्ति है। मुझे कोई पुकारता है तो यही जुनून मुझे कब्र से बाहर लेकर आता है कि मैं नेस्ता नाबूद कर दूं उन्हें जो मासूम जिंदगियों के दुश्मन है। आज वही जिस्म तबाह हो रहा है। अरे, ये जिस्म ही ना होगा तो कोई लाख पुकारे, पर एंथोनी नहीं आएगा। बताओ इतिहास, बताओ कि मैं अपने जिस्म को बचाने के लिए क्या करूं? मगर एंथोनी, शक्ति तो आत्मा में होती है। क्या तुम आत्मा के रूप में भी नहीं आ सकते? उस रूप में मैं सिर्फ एक ठहरी हुई हवा की तरह हूँ, जो अपनी उपस्थिति को महसूस तक नहीं कर सकता। उस स्थिति में मैं एक गिलास तक भी नहीं उठा सकता, जबकि मुझे अपराधियों को इस दुनिया से उठाने के लिए हथियार भी उठाने पड़ते हैं। आत्मा में इतनी शक्ति होती तो आज विश्व पर आत्माओं का ही राज होता, क्योंकि उन्हें कोई मार तो सकता नहीं। मेरी आत्मा तो कहीं और रखा अपना शरीर तक ढूंढ पाने में असमर्थ है। इतनी निर्बल है वो कि कब्र फाड़कर अपने शरीर तक भी नहीं पहुंच पाती। उससे ये काम करवाती है उसकी अतृप्त इच्छाएं, उसके प्रति शोध की भावनाएं। इसीलिए आत्मा के लिए जिस्म जरूरी है। तुम्हें याद होगा इतिहास कि एक बार तुमने मुझे एक लोशन मेरी सख्त नष्ट होती त्वचा को बचाने के लिए दिया था, मगर वह लोशन भी इस चमड़ी की रक्षा न कर सका। वो इसलिए क्योंकि तुम्हारी त्वचा मृत है। कुछ देर गहरी सोच में डूबा रहा इतिहास। तो फिर ठीक है एंथोनी, मेरे पास एक रास्ता है जिससे तुम्हारी इस समस्या का समाधान हो जाएगा, और वो रास्ता ये है, तुम्हें मोडिफाइड कर दिया जाए। मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो ये काम कर सकता है। मैं उससे अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ कुछ देर बाद। तुम्हारा काम हो गया एंथोनी, अब अभी हम वहीं चलेंगे। तुम मुझे अपना भगवान मानते हो ना इतिहास, लेकिन मैं कहता हूँ जो वक्त पर काम आ जाए भगवान वही है। इतिहास एंथोनी को अपने जीप में लेकर एक निर्जन जैसे स्थान पर पहुंचा। क्या वो यहाँ रहता है? हाँ, मगर वहाँ मैं तुम्हें एक मुर्दे की हैसियत से ही लेकर जाऊंगा। एंथोनी के लिए ऐसा करना बहुत आसान था। एंथोनी की लाश लेकर इतिहास अंदर पहुंचा। मुझे इसी लाश की मम्मी बनवानी है इंस्पेक्टर डॉक्टर सिन्हा। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था इंस्पेक्टर इतिहास। डॉक्टर सिन्हा अपने पूरे साजो सामान और जरूरी रसायनों के साथ बिल्कुल तैयार था। पुलिस विभाग को इस लाश की मम्मी बनवाने की क्या जरूरत पड़ गई, क्योंकि एक लावारिस लाश के रूप में मिला है। इसकी शिनाख्त के लिए कुछ दिनों तक इसे सड़ने से बचाकर रखना जरूरी है।
डॉक्टर सिन्हा से झूठ बोलने पर विवश था इतिहास। फिर उसके बाद वहाँ चुप्पी छा गई। मगर कुछ लोगों के लिए बोलने या उगलने के लिए विवश करने के लिए अंडरवर्ल्ड की खाक छान रही थी काली विधवा। देश में पशु पक्षियों पर मर्दों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के खिलाफ आज जो आवाज़ सबसे ज़्यादा बुलंद है वो है मैना शर्मा जी की। अपनी हर सांस वन एवं पशु पक्षी संरक्षण के लिए खर्च करने वाली महिला आदरणीय है, जिसे आज गायब हुए 3 माह से अधिक हो चुके। गायब होने से पूर्व मैना ने रूपनगर के जंगल माफिया के खिलाफ जंग छेड़ी हुई थी। उसे गायब करने में उन्हीं दरिंदों का ही हाथ हो सकता है जिन्हें वन संपदा, पशुओं की खालें, सींगों और पक्षियों को बेचकर करोड़ों कमाने में दिलचस्पी है। मेरा रूपनगर आने का उद्देश्य भी यही है। ऐसे धोखेबाज मर्द कानून से तो छुपे रह सकते हैं, मगर काली विधवा की नज़रों से नहीं। उफ, ये कौन है? मेरे ये बता देने से तुम्हारे गले से निकलने वाली चीखों व कराहों का शोर कम नहीं हो जाएगा। मुझे मैना शर्मा की तलाश है, जिसका पता मुझे न मिला तो पूरे जंगल माफिया पर कैक्टस बनकर छा जाऊंगी। ठहरो, बताता हूँ। बिजलियों के सामने तो अच्छे अच्छों की शांति भंग हो जाती है, मगर शहर के मुर्दों में शांति अभी तब तक कायम रहनी रही थी जब तक वह मंडरा रही थी लाशखोर। कड़ाक! 100 वाहन के ड्राइवर ने वही किया जो ऐसे में किसी के साथ हो सकता है, यानी एक्सीडेंट। 100 वाहन में 100 के साथ मौजूद परिजनों के मस्तिष्क बुरी तरह से चकरा उठे थे। उफ! लेकिन दुरुस्त होते ही उनकी होश फिर गायब हो गए। डेड बॉडी कहाँ गई? अभी तो कहीं नहीं गई, पर अब जाने वाली है लाशखोर के पेट में। हा 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 हा। उसी पल तीव्र गति के साथ लहराया वो फंदा, जिसका निशाना थी लाशखोर। हर्र साए। अचानक उस पड़े उस व्यवधान ने कुपित कर दिया था लाशखोर को। फंदा खींचने से नीचे आ गिरी लाशखोर, मगर उसके तीक्ष्ण नाखून उसे फंदे में बांधे न रह सके। फंदे काटने ही थे तो अपनी उन सोचों के चारों ओर कस गए फंदों को काटो जिन्होंने तुम्हें लाशखोर बना दिया है। मगर शैतान की खाला ने बहुत ही भयानक भाव से काली विधवा को घूरा। एक बार तो उसकी सुर्ख आंखों में झांकती काली विधवा भी थरथरा गई। पशुता से भराई इसकी आंखों में। तू भी आ गई मुझे रोकने? मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। मुझे मुर्दे चाहिए, मुर्दों के बीच रहना पसंद है मुझे। ये अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है। इस समय ये सिर्फ लाशखोर है और मेरी कोई भी बात इसके जिहन में नहीं घुसेगी। उधर प्रिंस की कर्कश आवाज़ें सुनकर उठ बैठा वो एंथोनी, जो अब मम्मी के रूप में इतिहास के घर पहुंचकर कुछ घंटों का विश्राम कर रहा था, ताकि उसके जिस्म पर लगाए गए रसायन सूख सके। काऊ 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 काऊ। प्रिंस, तू? ओह नहीं! प्रिंस के अत्यधिक उत्तेजित हुए स्वर को सुनकर जैसे समझ गया एंथोनी कि कहीं न कहीं पर कुछ गड़बड़ है। इतिहास ड्यूटी पर जा चुका है प्रिंस, और अब मैं भी नहीं रुक सकता। मुझे जाना ही होगा। चल प्रिंस, ले चल मुझे वहाँ। और इधर काली विधवा भी समझ चुकी थी कि लाशखोर को रोकना मुश्किल तो होगा, क्योंकि किंतु असंभव नहीं। उसी असंभव को संभव बनाने की कोशिश वह इस समय भी कर रही थी। एक सख्त वार इसे बेहोश करने के लिए इस पर करना ही होगा। शायद ये वार काफ़ी हो। उस वार से लाशखोर की कनपट्टी से खून छलक आया, मगर काली विधवा को अपना उद्देश्य पूरा न होता नजर न आया। मुर्दे खा खाकर इसकी शक्ति भी शैतान की तरह हठी हो गई है। इसे तोड़ने के लिए मुझे अपने प्रहारों की शक्ति को और भी बढ़ाना होगा। इस पर प्रहार की इच्छा न होते हुए भी मैं प्रहार करने पर विवश हूं। लाशखोर की अमानवीय शक्ति के उस प्रदर्शन ने क्षण भर को काली विधवा को भी स्तब्ध कर दिया था। क्षण भर की वो स्तब्धता ही उसे भारी पड़ गई। उफ! अपने सूखे होठों पर जिह्वा फेरती लाशखोर के चेहरे पर खूनी चमक आ गई। बहुत सीला से फाड़ कर खाई है मैंने। इन्हीं नाखूनों से जहर भर गया है अब इनमें। मेरे इन नाखूनों का जहर तेरे जिस्म को उतनी देर के लिए जिंदा मुर्दे में बदल देगा जितनी देर में मैं तेरे सामने उस मुर्दे को खाऊंगी। मुर्दे तो तुझे अब ये मुर्दा एंथोनी भी नहीं खाने देगा लाशखोर। उफ! एंथोनी मुर्दा एक नए रूप में? क्या मैं मुर्दों और मुर्दाखोरों से लड़ रही हूँ आज? उफ! गेट के नीचे दब जाने से घायल हो गई हूँ मैं। हिलने में भी असमर्थ हूँ, मगर मुझे अपनी शक्ति को एकत्रित करके उठना ही होगा।
एंथोनी को उस रूप में देखकर अभी तक भौचक्का थी काली विधवा। लाशखोर, आज या तो तुम मुर्दे ना खाने की सौगंध लेगी, अन्यथा आज मैं तुझे किसी भी कब्र या शमशान में पहुंचा दूंगा। एंथोनी लाशखोर पर झपट पड़ा। यह देखकर चीख पड़ी काली विधवा, ठहरो, रुक जाओ, वह निर्दोष है, तुम उसकी कहानी नहीं जानते। लाशखोर की गर्दन की तरफ बढ़ चुका था एंथोनी का हाथ, लेकिन लाशखोर की गर्दन को वह दबोच न पाया। यह क्या? पट्टियों के कारण मेरी उंगलियां मुड़ नहीं रही, ऐसे में मैं इसे पकड़ नहीं पाऊंगा। उफ! लाशखोर के लिए यह उत्तम अवसर था। उफ! अवसर मिल गया इसे। भूखी शेरनी के समान लाशखोर ने वह त्रिशूल उठाकर एंथोनी के पेट में घोंप दिया। खच्चा! उस वक्त त्रिशूल को खींच पाने में असमर्थ था एंथोनी। उफ! इन पट्टियों ने तो मुझे अपाहिज बना डाला है। तब एंथोनी ने खींच डाला अपने शरीर में पैबस्त हुआ वह त्रिशूल, मगर तब तक शिकार हाथ से निकल चुका था। लाशखोर एक बार फिर भागने में सफल हो गई। एंथोनी बरस पड़ा काली विधवा पर। लाशखोर फिर मेरे हाथों से बच निकली है, तुम तो बहुत खुश होगी ना? हाँ, अभी तक अपनी दरिंदगी को मैंने काबू में कर रखा है। तो उसका एक जर्रा भी यदि तुम दोनों को छू जाता तो तुम्हारा ये काला जिस्म सफ़ेद कफन में लपटा होता और लाशखोर खुद एक लाश बन चुकी होती। यह काला कफन मैंने अपने शरीर पर इसलिए लपेटा है कि तुम मर्द किसी औरत को लाश न बना सको, और तुम्हें पता होना चाहिए कि कोई मर्द मुझे छू नहीं सकता। मुझे छूने वाले हाथ मैं तोड़ देती हूँ, चाहे वो मर्द के हो या मुर्दा के ही क्यों ना हो। मर्दों के नाम से मुझे नफरत है, क्योंकि सभी मर्द बेवफा होते हैं। इसीलिए लाशखोर को मैं तुम्हारे हाथों से बचाना चाहती थी, क्योंकि वो निर्दोष है। उसे लाशखोर बनने पर मर्दों ने ही मजबूर किया है। किसने किसने किया है उसे लाशखोर बनने पर मजबूर? यह मुझे काली विधवा ही बता सकती है। इसी एक प्रश्न ने अब तक एंथोनी को उन दोनों का खून बहा देने से रोक रखा था। इसे रोकना होगा। एंथोनी ने काली विधवा के पीछे छलांग लगानी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती एंथोनी की, उसकी पीठ की ओर से पट्टियां उस नुकीले सरिये में अटक गई। ओह नहीं, ये क्या? एंथोनी ने फुर्ती के साथ नोच डाली वो पट्टियां। मुझे मम्मी बनाकर मेरी त्वचा को सुरक्षित बनाने की इतिहास की यह योजना फेल हो गई। अचानक बुरी तरह से तड़प उठा था एंथोनी। ओह नहीं! प्रिंस रात्रि अपनी चादर समेट रही है। जो मैं कहता हूँ उसे ध्यान से सुन। न जाने कैसा आदेश दिया था एंथोनी ने प्रिंस को, और एक तरफ को भागता चला गया एंथोनी। मुझे फौरन अपनी कब्र पर पहुंचना होगा, फौरन। सचमुच एंथोनी का उस वक्त कब्र में पहुंचना नितांत आवश्यक था, क्योंकि ठीक उसी पल सूर्य पूरब की अंधकार की चादर हटाकर उजाले की गोद की तरफ कदम बढ़ा रहा था। क्या काली विधवा मैना शर्मा को ढूंढ सकी? क्या एंथोनी लाशखोर को रोक सका? इन सवालों का जवाब पाने के लिए एंथोनी सीरीज की कॉमिक्स 4 हत्यारे पढ़ना ना भूले। क्रमशः